हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी इन आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। हमने उसका रीजन भी आपको बताया होता इससे पिछली वाली वीडियो में, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए उनको हमने मैसेज कर दिया था कि हमारे यहाँ पर साप्ताहिक चल रहा है तो साउंड की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, इसलिए हम आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन अब कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है, लेकिन आज हमने कोशिश की है कि आपकी वीडियो बना दी जाए, क्योंकि 2-3 दिन से ज़्यादा फिर सही नहीं रहता। आप कहोगे कि अच्छा, ये तैयारी कराने का इनका मन नहीं है। तो आज हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। आज यहाँ पर बात करेंगे एंजाइम। ये जय वर्ड का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आपसे आशा करती हूँ कि जो भी हमने टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए हुए जय वर्ड में वो आपको सभी अच्छे से आते होंगे और आप टेस्ट अच्छे से दोगे। यदि हम 40 क्वेश्चन लेकर आते हैं टेस्ट में तो आपको 40 में 40 क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, तभी आपका जय वर्ड का ये टॉपिक है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होगा। और यदि कोई क्वेश्चन जय वर्ड से पूछा जाता है तो 100% आप उसे करके आओगे। तो अभी तक आपने ये वीडियो सभी नहीं देखी तो उन वीडियो को देख लेना, और अच्छे से यदि आपने नोटबुक में नोट डाउन किया हो तो उनको एक बार रिवाइज करना, और आपको ईमानदारी से टेस्ट देना होगा और बताना होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हुए हैं। तो अच्छे से तैयार करना जो भी टॉपिक हमने आपको जय वर्ड में पढ़ाए हुए हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हमसे वो बहुत ही अच्छे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन डालते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी जुड़ोगे तो आप भी वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके पास हो आप वहाँ पर डाल सकते हो। तो अच्छे क्वेश्चन डालते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। आप ज़्यादा बार नहीं, आप हम आपके लिए लगातार वीडियो अपलोड करेंगे, बस 2 दिन की बात है। उसके बाद हम आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत अच्छा लेकर आएंगे, ठीक है, कल या परसों में। तो पिछले के जो भी टॉपिक है आप अच्छे से पढ़ लेना। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर लें, जिससे इन एग्जाम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोग शेयर भी करोगे और चैनल को लगातार सपोर्ट भी करोगे। तो देखते हैं एंजाइम क्या होते हैं, क्या इनका वर्गीकरण क्या है, ताला चाबी परिकल्पना क्या है, किसने दी थी, कब दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं एंजाइम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंजाइम नाम किसने दिया था, एंजाइम क्या होते हैं और एंजाइम जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था। एंजाइम नाम है वो कोयने नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा 1898 ईस्वी में दिया गया था। एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एंजाइम नाम किसने दिया था सबसे पहले, तो वो आपका कोयने नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंजाइम नाम दिया था। कब दिया था, 1898 ईस्वी में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएचयू, जीएसबीएम कानपुर, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट या सेपाई पैरामेडिकल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर बताएंगे, और जो से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहना और जो भी हम पॉइंट बताएं उसे नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलना आपको है। तो बात करते हैं कि एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोयने नाम के वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजाइम एक प्रकार के क्या है, एंजाइम एक प्रकार के क्या है। तो एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक है, बायो कैटालिस्ट है। कैसे, देखो, ये जीवों के अंदर पाया जाता है। आपने उत्प्रेरक पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कैटालिस्ट क्या होते हैं आपको वहां पर पता होगा अच्छी तरीके से। उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ये जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह ही कार्य करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह ही कार्य करते हैं, पर ये जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं, उसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जीवों के शरीर में पाए जाते हैं और उसमें जैव रासायनिक जो भी अभिक्रिया जीवों के शरीर में होती है उनकी दर को परिवर्तित कर देते हैं, उनकी दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक हैं।
क्या है? एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक है जो जीवों में रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते, चेंज कर देते हैं। याद रखें, एंजाइम जो होते हैं वो भाग तो लेते हैं अभिक्रिया में, जैव रासायनिक जो अभिक्रिया होती है हमारे शरीर में भाग तो लेते हैं, लेकिन वो अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती, वो बदलते नहीं है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाते हैं। किस प्रकार से अभी हम आपको आगे बताएंगे। जैसे कि आपने सुक्रोज देखा होगा, सुक्रोज जब जल के साथ मिलाया जाता है, सुक्रोज को जब जल के साथ मिलाया जाता है सुक्रेज एंजाइम की सहायता से, किस एंजाइम की सहायता से? सुक्रेज नाम के एंजाइम की सहायता से जब उस पर अभिक्रिया कराई जाती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अलग हो जाता है। लेकिन एंजाइम जो होता है वो उसका काम होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन अपरिवर्तित रहता है। तो ये कैसे होता है अभी हम आपको आगे इसका उदाहरण देंगे चल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या अच्छे से सुनना, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, ये एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोइने नाम के वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं। ओके, सॉरी। अब बात करते हैं एंजाइम कितने प्रकार में बांटा गया, एंजाइम कितने प्रकार में बटे होते हैं। तो एंजाइम को दो प्रकार में बांटा गया, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। एंजाइम को हम बिकर के नाम से भी जानते हैं, एंजाइम को बिकर के नाम से भी जानते हैं, इस शब्द को भी आप लोग अच्छे से याद रखें। एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, अंतःबिकर यानी कि एंडो एंजाइम और बाह्यबिकर यानी कि एक्सो एंजाइम। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अंतःविकर क्या होते हैं? तो अधिकांश एंजाइम जो होते हैं जिन कोशिकाओं में बनते हैं वहीं पर वो क्रिया करते हैं। ऐसे एंजाइम जहाँ पर बनते हैं, जिस कोशिका के अंदर बनते हैं वहीं पर क्रिया करते हैं, तो उनको अंतःविकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःविकर। और ऐसे एंजाइम जो कोशिका के अंदर तो स्रावित होते हैं लेकिन कोशिका के बाहर वह कार्य करते हैं, इसलिए उनको बाह्यविकर यानी एक्सो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सो एंजाइम कहा जाता है। ये कोशिका के अंदर बनेंगे लेकिन वहीं पर कार्य करते हैं तो वो अंतःविकर अंत एंजाइम है, और कोशिका के अंदर बनते तो है लेकिन वो कोशिका के बाहर कार्य करते हैं तो इनको बाह्यविकर यानी एक्सो एंजाइम कहा जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी पॉइंट हो यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, किससे बने होते हैं। तो याद रखिए एंजाइम एक प्रकार के जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। जो एंजाइम होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी कहा जा सकता है उसे, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? नाइट्रोजन से मिले, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है तो इसलिए एंजाइम को नाइट्रोजन युक्त जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें। वैसे पूछा जाता है आपसे कि एंजाइम किसके बने होते हैं, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन के बने होते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर कि कुछ एंजाइम, कुछ जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम की तरह कार्य तो करते हैं लेकिन वो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो न्यूक्लिक अम्ल के यानी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो न्यूक्लिक अम्ल और जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, लेकिन वो प्रोटीन के नहीं बने होते। किसके नहीं बने होते? प्रोटीन के नहीं बने होते। ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है ऐसे कौन से एंजाइम है जो न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए के बने होते हैं और एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आप बता सकते हो राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियेज। राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियेज ऐसे एंजाइम है जो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं यानी आरएनए के बने होते हैं, लेकिन कार्य इनका जो होता है वो एंजाइम की तरह होता है। किसकी तरह होता है? एंजाइम की तरह होता है। तो एंजाइम वैसे किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ज्यादातर एंजाइम 95% एंजाइम देखा जाए तो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं अपवाद जो प्रोटीन के नहीं बने होते, न्यूक्लिक अम्ल के बने होते, आरएनए के बने होते हैं, लेकिन उनका काम जो होता है वो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। काम कैसा करते हैं? एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। कौन कौन से वो उदाहरण याद कर ले, ये उदाहरण आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियेज, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियेज ऐसे एंजाइम है जो आरएनए के बने होते हैं और कार्य किसकी तरह करते हैं? एंजाइम की तरह करते हैं। अब कुछ पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आपने ये पॉइंट यहाँ पर समझ लिए तो आगे आप ताला चाबी परिकल्पना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे।
बात करते हैं क्रियाधार। एंजाइम एक शब्द आता है, एंजाइम इस टॉपिक में एक शब्द आता है, ये क्रियाधार। क्रियाधार क्या होते हैं? सबस्ट्रेट क्या होते हैं? तो वह पदार्थ जिस पर एंजाइम अपना क्रिया करता है, वह पदार्थ जिस पर एंजाइम अपना क्रिया करता है उसे हम क्रियाधार कहते हैं, यानी सबस्ट्रेट कहते हैं। कैसे? देखो अभी हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल क्या होता है? एक्टिव साइट क्या होती है? तो ये एंजाइम पर पाए जाते हैं। जो सक्रिय स्थल होते हैं वो एंजाइम पर पाए जाते हैं, और एंजाइम जिस पर कार्य करता है उसे क्रियाधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रियाधार कहते हैं। कैसे? देखो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा ये एंजाइम का फिगर है। किसका फिगर है? एंजाइम का फिगर है। एंजाइम पर कुछ थैली नुमा यहाँ पर संरचना, दरारें दिखाई दे रही, ये इसकी एक्टिव साइट है। ये इसकी क्या है? एक्टिव साइट है, यानी सक्रिय स्थल है। यानी ये एंजाइम पर पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि सक्रिय स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो सक्रिय स्थल जो होते हैं वो एंजाइम पर पाए जाते हैं। और यहीं पर क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो क्रियाधार होते हैं, वो यहीं पर बॉन्ड अपना बनाते हैं, यहीं पर ये चिपक जाते हैं, और अभिक्रिया आपकी होने लगती है, और प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाते हैं। जैसे ही कोई सबस्ट्रेट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या होगा? बहुत ही जटिल, यानी कि ई एस बन जाएगा, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट क्रियाधार जो होंगे वो जटिल युक्त हो जाने, ई एस जटिल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये क्या होंगे? जो एंजाइम होगा वो अलग हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो होता है वो अलग बन के तैयार हो जाता है। तो देखो एंजाइम ने भाग तो लिया, एंजाइम ने उसकी क्रिया की दर को तो बढ़ाया, लेकिन एंजाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता, एंजाइम उस पर मिक्सचर नहीं होता, वो अलग हो जाता है, और प्रोडक्ट जो उत्पाद होता है वो बन के तैयार अलग हो जाता है। तो एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अभिक्रिया के लिए, उसकी दर को बढ़ाने के लिए। यदि एंजाइम है तो अभिक्रिया की दर बहुत ही जल्दी अच्छी तरीके से हो जाती है। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्रियाधार क्या होता है और सक्रिय स्थल क्या होता है। सक्रिय स्थल जो एंजाइम पर पाए जाते हैं, और क्रियाधार वह पदार्थ जिस पर एंजाइम अपना क्रिया करता है उसे हम क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट कहते हैं। तो आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आपको समझाते हैं। देखो ये सुक्रोज जो अभी हमने आपको आगे समझाई थी क्रिया, सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से कार्य करता है, तो वो सुक्रेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। किस प्रकार से? देखो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो देखो बीकर है, कोई एंजाइम है, और उसमें क्रियाधार उस पर यानी कि सबस्ट्रेट लगा हुआ है, और ये जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या करते हैं? बीकर क्रियाधार जटिल हो जाता है, यानी कि ई एस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और होने के बाद क्या होता है? बीकर अलग हो जाता है, उत्पाद अलग हो जाता है। कैसे? देखो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखो कोई एंजाइम है, एंजाइम कौन सा है यहाँ पर? एंजाइम जो ये है वो सुक्रोज की बात हो रही है यहाँ पर, इस बात का आप ध्यान रखें। सुक्रोज एक पदार्थ है, आपको पता होगा, एक प्रकार की शर्करा है जो ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण भी है। किसका उदाहरण है? ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण है, उसमें डाइसैकेराइड का। तो ये जो सुक्रोज की बात हो रही है, सुक्रोज कैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे हम। तो सुक्रोज जो होता है वो सुक्रेज नाम की एंजाइम की सहायता से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर ले। सुक्रोज जो होता है वो सुक्रेज नाम की एंजाइम की सहायता से क्या होता है? वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। कैसे? देखो ये एंजाइम है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसकी एक्टिव साइट है। क्या है इसकी? एक्टिव साइट है, यानी कि जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है इम्पिटी, यानी कि जो खाली जगह दिखाई दे रही है, ये ही इसकी एक्टिव साइट है। किसकी एक्टिव साइट है? एंजाइम की। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सुक्रोज है। क्या है ये? हमारा सुक्रोज है। सुक्रोज जो आपको पता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपस में जुड़े होते हैं, तभी सुक्रोज का निर्माण होता है। ये एक प्रकार का सबस्ट्रेट है, यानी क्रियाधार है। ये क्रियाधार क्या होगा? इस एंजाइम पर बॉन्ड बनाएगा। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड यानी एक्टिव साइट एंजाइम पर आया, एंजाइम इन पे कार्य किया, एंजाइम पर इसकी उपस्थिति हुई, और ये होने के बाद इसने अपने बॉन्ड बना लिए, और इसमें वाटर की उपस्थिति जैसे हुई तो ये जो बॉन्ड बीच में बने होते वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अलग हुए, और अलग होने के बाद ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। चेंज होने के बाद क्या होता है? प्रोडक्ट अलग हो जाता है, और एंजाइम जो होते हैं वो अलग बन के तैयार हो जाता है। तो सुक्रोज जो हुआ, सुक्रेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। तो इस प्रकार से एंजाइम अपना कार्य करता है, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट पर इस प्रकार से कार्य करता है, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट बन के अलग तैयार हो जाता है। यदि ये एंजाइम की उपस्थिति है तो यह अभिक्रिया बहुत जल्दी होगी, और अच्छे से फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बन के तैयार हो जाते हैं। किसकी उपस्थिति में? यानी जल भी उसके साथ डाला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस प्रकार से कोई एंजाइम कैसे क्रियाधार पर अपना कार्य करता है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।
अब बात करते हैं कि एंजाइम का वर्गीकरण क्या है। एंजाइम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ये इसे 6 वर्गों में बांटा गया। एंजाइम को 6 वर्गों में बांटा गया। ये 6 वर्ग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे एक एक करके, लेकिन इन 6 को आप अच्छे से याद कर लेना। पहला है, बहुत ही बड़ा नाम है, थोड़ा ध्यान से सुनना और नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ऑक्सीडोरिडेज। ऑक्सीडोरिडेज यानी कि ये क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम का भाग है, वर्गीकरण है। दूसरा है हमारा ट्रांसफेरेजेज, फिर उसके बाद है हाइड्रोलेजेज, उसके बाद है लाइजेज, उसके बाद आइसोमरेज, उसके बाद लाइगेज। यानी कि ओ टी, इस प्रकार से आप याद करना, ओ, फिर उसके बाद ट्रांसफरेज, टी, हाइड्रेज यानी एच और एल, उसके बाद ए, और आइसोमर यानी ए ना कह के आप आई का, सॉरी, ओ, उसके बाद टी, एच, एल, आई और एल। इस प्रकार से ओटी हिल, ओटी हिल, ओटी हिल आपसे याद कर ले। ओटी वो है, वो हिली, ओटी है जो वो कैसी हुई, हिली। ओटी का मतलब है ऑपरेशन थिएटर, से भी आप याद कर सकते हो, ऑपरेशन थिएटर है वो हिल गई, ऑपरेशन थिएटर है वो हिल गई। तो ओ से क्या है, ऑक्सीड्रोक्स, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेजेज। ये सभी किसके भाग है, एंजाइम के भाग है। एंजाइम का वर्गीकरण, एंजाइम को 6 वर्गों में बांटा गया है, वो इस प्रकार से, ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर है वो हिल गई। इस प्रकार से आप याद कर ले, 6 के नाम याद कर ले अच्छी तरीके से। अब बात करते आगे, ऑक्सीडोरेज जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडोरेज जो होता है वो क्या होता है। तो इस वर्ग में आने वाले जो एंजाइम होते हैं वो ऑक्सीकरण तथा अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम होते हैं। जो इस वर्ग में जो भी एंजाइम आते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, उस अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। वो कौन से होते हैं, ऑक्सीडेज। यानी पूछा जाता है कि ऑक्सीडोर जो एंजाइम होते हैं जिस उसमें किस प्रकार के एंजाइम आते हैं, तो वो एंजाइम जो होते हैं वो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना। तो ये किस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, उनकी अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित करते हैं। कैसे करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। कौन से, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलेजेस। देखो हाइड्रो शब्द जहां पर लग जाए आप समझ लेना कि यहाँ पर पानी की उपस्थिति हो रही है। किसकी उपस्थिति, पानी यहाँ पर कार्य कर रहा है, जल वाटर काम कर रहा है। तो हाइड्रोलेजिस में क्या होता है, जल अपघटन का कार्य करते हैं। हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन का, ये जल को अलग करने का कार्य करते हैं, जल को तोड़ने का कार्य करते हैं। कौन, हाइड्रोलेजिस। जैसे कि पाचक एंजाइम, जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोलेजिस होते हैं। कौन से होते हैं, हाइड्रोलेजिस होते हैं। बात करते हैं ट्रांसफेरेज क्या होता है। तो ट्रांसफेरेज का मतलब होता है, ट्रांस का मतलब क्या होता है, उसकी स्थानांतरित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो वे एंजाइम जो एक क्रियाधार से हाइड्रोजन के अतिरिक्त यानी हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य किसी समूह को दूसरे अणु में स्थानांतरित कर दे, हाइड्रोजन को छोड़कर। याद कर ले इस बात का, पूछा जाता है किस किस चीज को छोड़कर कहां पर ये कार्य नहीं करता है। तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य किसी समूह को दूसरे अणु में स्थानांतरित कर दे, तो इसे हम ट्रांस यानी इसमें आने वाले एंजाइम जो होंगे उसे ट्रांसफेरेजेस कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसफेरेजेस। जैसे कि ग्लूकोज में जब एटीपी डाला जाता है यानी तो एटीपी से यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, एटीपी से जो फॉस्फेट होता है निकलकर ग्लूकोज में मिल जाता जाके, और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है प्लस एडीपी यानी एडोनोसिन डाइफास्फेट अलग हो जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक अन्य समूह यानी कि यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप यहाँ हटके और कहाँ पर गया गया, ग्लूकोज यानी इसका स्थानांतरण हुआ। क्या हुआ, यहाँ पर स्थानांतरण हुआ, एक से हटके दूसरे अणु में जुड़ गया। किसी भी समूह से हटके और दूसरे अणु में स्थानांतरित हो जाए तो वो कहाँ पर का, एक ऐसे एंजाइम क्या कहलाते हैं, तो ऐसे एंजाइम ट्रांसफेरेजेस कहलाते हैं। जैसे कि हमने आपको उदाहरण से बता दिया है। क्या उदाहरण बताया हमने आपको कि ग्लूकोज और जब एटीपी के साथ क्रिया कराई जाती है तो इसमें एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट जो होता है उसमें फास्फेट एक ग्रुप निकल के और एक्सोकाइनेज एंजाइम की सहायता से और ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है। उसके साथ साथ एडीपी जो होती है वो अलग यानी एटीपी से एक निकल गया तो क्या बन गया, एडीपी रह गया यानी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ जल का अपघटन हो रहा है, हाइड्रोलेजिस कहलाते हैं, जैसे कि पाचक एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं लाइजेज क्या होते हैं। लाइजेज क्या है,
तो बे एंजाइम जो जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य विधि से क्रियाधार के समूह को हटाते, यानी जल अपघटन न करके अन्य किसी विधि से क्रियाधार के समूह को हटा देते तो उनको लाइगेजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइगेजेस कहा जाता है। लाइगेजेस क्या होता है? इनका देखो सबका काम है अपघटन, उसको तोड़ना, लेकिन लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है, लाइगेज में एक ऐसे एंजाइम आते हैं जो इसका कार्य होता है जोड़ना। लाइगेज आपने देखा होगा डीएनए में, डीएनए का काम, डीएनए को जोड़ने का कार्य कौन करता है? डीएनए को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? लाइगेज एंजाइम करता है। तो लाइगेज एंजाइम जितने भी होते हैं वो सब क्या कार्य करते हैं? वो जोड़ने का कार्य करते हैं। इसे सिंथेटिज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, नहीं सिंथेटिज के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और बाकी के जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी हमने आपको बताया पीछे वाले, उन सभी का काम है अपघटन करना, इनकी उसे तोड़ना, लेकिन इसका काम क्या है? जोड़ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम पहले से लिख कर लाए और ये आपके एग्जाम्स के पूछा भी जाता है और नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया था और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कैसे पूछा गया था हम आपको बताते हैं। यह एक क्वेश्चन आता है, होलो एंजाइम क्या होते हैं? होलो एंजाइम किसे कहते हैं? तो होलो एंजाइम का मतलब होता है एपो एंजाइम और को फैक्टर जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। अब होलो एंजाइम क्या होता है? तो होलो एंजाइम में प्रोटीन वाला जो भाग होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं और जो बिना प्रोटीन वाला होता है, नॉन प्रोटीन वाला जो भाग होता है उसे को फैक्टर कहते हैं। यानी प्रोटीन, होलो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। होलो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से और नॉन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि होलो एंजाइम किससे मिलकर बने होते? तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर बने होते। एपो एंजाइम का मतलब क्या होता है? तो जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे एपो एंजाइम कहा जाता है और जो बिना प्रोटीन वाला भाग होता है उसे कोफैक्टर कहा जाता है। एंजाइम में कुछ ऐसे भाग होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन उनमें नहीं पाए जाते, लेकिन वो अपना कार्य करते हैं, सहायता करते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से। तो होलो एंजाइम क्या होती है आपको पता चल गया होगा, एपो एंजाइम और कोफैक्टर से ये मिलकर बने होते हैं। अभी हम आपको आगे और डिटेल से बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। तो वो पॉइंट जो हमने लिखा है, होलो एंजाइम क्या होते हैं? तो होलो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एपो एंजाइम और कोफैक्टर यानी सहकारक से मिलकर बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं सहकारक कितने प्रकार के होते हैं, कोफैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो कोफैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम और धातु आयन। जितने भी ये होते हैं ये सभी एंजाइम के साथ कार्य करते हैं। किस प्रकार से? देखो अभी हम आपको बताते हैं। प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है? तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। पहली बात पॉइंट याद कर ले अच्छे से, या समझ में ना आता हो तो अच्छे से याद कर लेना। प्रोस्थेटिक समूह क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो एपो एंजाइम से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं। एपो एंजाइम से, ये जो एपो एंजाइम है, क्योंकि होलो एंजाइम तभी बनेगा जब एपो एंजाइम होगा और कोफैक्टर होगा। होलो एंजाइम कब बनेगा? जब एपो एंजाइम होगा और कोफैक्टर जब आपस में मिलेंगे तभी होलो एंजाइम बनता है। तो जो प्रोस्थेटिक समूह होते हैं जितने भी वो कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये एपो एंजाइम से स्थायी रूप से यानी परमानेंटली जुड़े रहते हैं, कभी भी हटते नहीं है। यानी ऐसे ये चिपक जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, यानी कि आप ऐसे चिपके रहते हैं हमेशा कि ये हटने का मन ही नहीं करते। तो प्रोस्थेटिक समूह जितने भी होते हैं वो एपो एंजाइम से स्थायी रूप से जुड़े। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रोस्थेटिक समूह स्थायी रूप से जुड़े होते हैं अस्थायी रूप से। तो आप याद कर लें कि प्रोस्थेटिक समूह जो होते हैं वो स्थायी रूप यानी परमानेंटली जुड़े रहते हैं हमेशा के लिए। जैसे कि आप याद कर लें 2 उदाहरण, परऑक्सीडेज और कैटालेज जो होते हैं वो इसी समूह में आते हैं। जैसे कि हीम जो होता है, हीम जो आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है उसमें प्रोस्थेटिक समूह ही पाया जाता है। कौन सा समूह पाया जाता है? प्रोस्थेटिक समूह पाया जाता है। हीम के अंतर्गत 2 एंजाइम आते हैं, परऑक्सीडेज और कैटालेज, ये दोनों ही प्रोस्थेटिक समूह में आते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोस्थेटिक समूह कैसे जुड़े होते हैं एपो एंजाइम से। तो ये स्थायी रूप से जुड़े होते हैं यानी परमानेंटली जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं कोएंजाइम किस प्रकार के जुड़े होते हैं। तो कोएंजाइम जो होते हैं वो अभिक्रिया में अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं। किस प्रकार से जुड़े होते हैं? अभिक्रिया में अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं। इनका कार्य हुआ तो जुड़ गए और नहीं का कोई काम नहीं हो रहा तो हट गए। और वो क्या होते हैं? वो हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं।
प्रोस्टैटिक समूह जो होते हैं वो हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं, जबकि को एंजाइम जो होते हैं वो अस्थायी रूप से जुड़ते हैं, यानी टेम्परेरी जुड़ते हैं, अभिक्रिया के समय ही एंजाइम से जुड़ते हैं। जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट हुई है अपने जुड़ गए, अभिक्रिया खत्म हुई हट गए उससे, लेकिन जो वो समूह होते हैं वो हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे कि NAD और कुछ विटामिन इसमें पाई जाती है, B1 नियासिन नाम की विटामिन होती है, वो इसी में सभी जुड़ी होती है। तो आप याद कर ले कोई एंजाइम में क्या क्या आते हैं, NAD और NADP, निकोटेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे आप इस फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि पूछी जाती है आपके एग्जाम में कि NADP की फुल फॉर्म क्या है। तो NADP की फुल फॉर्म है निकोटिमाइड निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और NAD की बात की जाए तो निकोटिमाइड एडेनिन और डाई न्यूक्लियोटाइड, ये NAD की फुल फॉर्म होती है। तो ये दोनों फुल फॉर्म अच्छे से याद कर ले। और कोई एंजाइम में क्या होता है, तो ये अस्थायी रूप से अभिक्रिया में जुड़ते हैं, यानी कि टेम्परेरी होते हैं। कैसे होते हैं, टेम्परेरी। धातु आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु आयन यानी मेटालिक आयन क्या होते हैं, तो कुछ आयन ऐसे होते हैं जो उस एंजाइम से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि Zn+, यहाँ पर Zn+ जो होता है वो आपका कार्बोक्सी पेप्सिडेज से जुड़ा होता है। कार्बोक्सी पेप्सिडेज नाम का एंजाइम होता है, उसमें Zn+ कार्य करता है, यानी जिंक जो होता है वो उसमें धातु आयन के रूप में कार्य करता है। एक होता है Fe++, यानी Fe2+ जो होता है वो कैटालेज के साथ कोफैक्टर का कार्य करता है। कैटालेज जो होता है उसके साथ कोफैक्टर यानी सहकारक के रूप में कार्य करता है। तो ये जितने भी हमने आपको बताए, जैसे धातु आयन हुआ और को एंजाइम हुआ, प्रोस्टैटिक समूह हुआ, ये सभी जो होते हैं वो कोफैक्टर की तरह कार्य करते हैं, यानी अभिक्रिया में हुई तो यानी अभिक्रिया जो होलो एंजाइम होते हैं उसमें किस प्रकार से कार्य करते हैं, अभिक्रिया यानी कि कोफैक्टर की तरह कार्य करते हैं, सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि Fe++ होता है वो किस एंजाइम किस कोफैक्टर के साथ कार्य करता है, तो कैटालेज के साथ ये कोफैक्टर का कार्य करता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम अच्छे से आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अब ताला चाबी परिकल्पना। ताला चाबी परिकल्पना यानी लॉक एंड के मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताला चाबी परिकल्पना किसने दी थी, किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो ताला चाबी जो परिकल्पना है या मॉडल है वो फिशर यानी कि फिशर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1898 ईस्वी में दिया गया था। और फिशर का पूरा नाम है एमल फिशर, फिशर के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखें। क्या कहा था इन्होंने, तो ध्यान रखिए, उन्होंने क्रियाधार तथा एंजाइम के बीच में एक्टिव साइट में बंधन की ताले में चाबी के समान बंधन से तुलना की तथा ताला चाबी बंद को ES जटिल के समान माना। कैसे, देखो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको बताते हैं। एक आप ताला लेना, आपके पास आपके घर पे ताला भी होगा चाबी भी होगी, ताला भी होगा और उसकी अलग से एक चाबी भी होगी। तो आपने देखा होगा जिस चाबी जो सा ताला होगा उसमें और जो उसकी चाबी पहले से बनाई होगी वही चाबी उसमें कार्य करती है। ऐसा नहीं कि दूसरा ताला ले लो दूसरी चाबी ले लो और तब उसे लगाओ, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इनका मानना था कि वही क्रियाधार वही एंजाइम कार्य करते हैं, एंजाइम और जो एंजाइम उसके लिए है, जो एंजाइम उसके लिए बनाया गया है, जैसे कि सुक्रोज है तो सुक्रोज के लिए सुक्रेज एंजाइम ही सहायक होगा। आप सोचो कि माल्टेज एंजाइम इस पर कार्य कर ले, माल्टेज एंजाइम की इसकी क्रिया करा दे, माल्टेज एंजाइम को इसमें डाल दिया जाए तो शायद इसमें कुछ परिवर्तन हो, तो कभी भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से ताला चाबी का संबंध होता है, ताला जिस ताले की चाबी होगी उसी से वो लगेगी जाके, उसी प्रकार से एंजाइम और क्रियाधार का संबंध होता है। तो इनका कहना था कि उन्होंने क्रियाधार तथा एंजाइम के बीच एक्टिव साइट में बंधन की ताले में चाबी के समान बंधन से तुलना की तथा ताला चाबी बंद को ES जटिल के समान माना, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जटिल के समान उसे माना। तो आप याद रखें, यानी कि जैसे कि जिस ताले की चाबी है उसी में काम करेगी, उसी प्रकार से जिस पदार्थ के लिए जो सा एंजाइम बनाया गया, जिस एंजाइम से वो क्रिया कर सकता है, यानी कि एंजाइम उस क्रिया हो सकती है, वो वही एंजाइम उसमें सहायक है। यदि आप सोचो कि दूसरा एंजाइम इसमें क्रिया कर ले तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा इनका मानना था, किसका, एमल फिशर का। तो ये कौन सी परिकल्पना है, ताला चाबी परिकल्पना, जिसे किसने दी थी, एमल फिशर नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, और जो इनका आंसर अच्छे से देगा उनका कल हम नाम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब भी वीडियो लेकर आएंगे तब हम उनका नाम लेकर आएंगे जरूरी।
तो क्वेश्चन है, एंजाइम को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? एंजाइम को कितने वर्गीकरण में बांटा गया? 6 के आपको वहां पर नाम लिखने होंगे। होलो एंजाइम के प्रोटीन तथा नॉन प्रोटीन को क्या कहते हैं? होलो एंजाइम में जो प्रोटीन वाला भाग है उसे क्या कहते हैं और नॉन प्रोटीन वाला भाग है उसे क्या कहा जाता है? Zn++ और Fe++ किस कोफैक्टर के साथ कार्य करते हैं? Zn++ और Fe++ यानी 2+ किस कोफैक्टर के साथ कार्य करते हैं? इन दोनों का नाम आपको बताना होगा और जो सबसे पहले सबसे राइट आंसर देगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का ही लेकर आएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा बड़ी होगी लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर ना किया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपने रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।